नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश की समृद्धि यात्रा दरअसल किसके लिए सीधा पैगाम है। जी हां, समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार बिहार के लोगों को धन्यवाद तो कर ही रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन साथ ही साथ विकास को लेकर के बहुत सौगात भी दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आज देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश समृद्धि यात्रा कर किसको सीधा पैगाम भेज रहे हैं। आपको याद होगा, चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी कि नीतीश के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बीजेपी उनको बनने नहीं देगी, बनेंगे तो कुछ समय के लिए बनेंगे। नीतीश फिट नहीं है, लेकिन अब अपनी यात्रा के जरिए नीतीश किस तरह का पैगाम राजनीतिक पार्टियों को देना चाह रहे हैं या अपने विरोधियों को देना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश के विरोधी क्या एनडीए के बाहर ही हैं या नीतीश के विरोधी एनडीए के भीतर भी हैं, क्योंकि अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। क्या उस पर विराम लगाने के लिए नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है? इस पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि समृद्धि यात्रा को लेकर के तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस शीतलहरी में भी विकास के मानक को तय करने के लिए समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। वह समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण, जो गांधी का चंपारण था, लेकिन आतंक राज के कालखंड में वह दस्यु का चंपारण हो गया था। आज वह चंपारण इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चनपटिया मॉडल सहित पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थल बन गया है। और महिला स्वाभिमान बटालियन जो थारू जनजाति के लिए बनाया गया, वह देश में एक मानक स्थापित किया है। तो चंपारण से किया गया शुरुआत बिहार के समृद्धि का कारक बनेगा। जिनको देखना है वो जाकर चंपारण देख लें। आज का चंपारण जो है वो अगर स्विट्जरलैंड से उसके मौसम की तुलना की जाए तो कमतर होगा। जो पहले से योजनाएं चल रही है, कहाँ उसमें और बढ़ोतरी करने की जरूरत है, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। और जो नई चीजें को धरातल पर उतारना है, उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले लेंगे। तो हर प्रकार से बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए, राज्य कैसे खड़ा हो सकता है, उसके लिए ये समृद्धि यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। और मैं समझता हूं कि ये यात्रा उनकी सफल होगी और उनका संकल्प भी पूरा होगा। विपक्ष के लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो एनडीए में अंतर कलह चल रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो हर साल यात्रा पर जाते हैं और हर साल यात्रा उनकी सफल हो जाती है। और जो लोग अभी आरोप लगाने वाले हैं, वो जब भी साथ रहे हैं तब भी यात्रा पर मुख्यमंत्री जी गए हैं। तो आरोप लगाने वाले इसी तरह से आरोप लगाते रहते हैं। उनको राज्य की तरक्की से, राज्य में अमन से, शांति से, प्रेम से, भाईचारा से, राज्य को विकसित प्रदेश होने से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो कुर्सी चाहिए, उनको तो गद्दी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। और 30 तक समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। चलिए, तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए ये यात्रा की शुरुआत है, ये बात विजय सिन्हा कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा है? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या एनडीए के भीतर जो आवाज़ उठ रही थी कि नीतीश कुमार को बदला जाए, अब नीतीश कुमार थक चुके हैं, क्या एनडीए के भीतर जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिक्स है उसका जवाब दे रहे हैं नीतीश कुमार? इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु बस जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रामबंधु बस जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यात्रा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये यात्रा ठीक है, धन्यवाद यात्रा हो सकता है, ये यात्रा डेवलपमेंट का क्या खाका है वो लोगों को बताने के लिए हो सकता है, लेकिन यात्रा के पीछे का मकसद क्या है? इतना सिंपल तो है नहीं। नीतीश ने जब जब यात्रा की है उसका एक मकसद रहा है, और आपको बता दें कि जब उन्होंने 2009 में भी यात्रा शुरू की थी तो उस समय लोकसभा का चुनाव था, 2010 में विधानसभा चुनाव होना था। नीतीश अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताना चाह रहे थे और उस दरमियान वो गांव में रुक रहे थे, सादगी जीवन गुजार रहे थे, एक टेंट में रहते थे। अफसरों की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो नीतीश थे जो ठंड में रुक रहे थे, और यही वजह है कि नीतीश अभी तक लोकप्रिय बने हुए हैं। पर सवाल यह है कि अभी की जो समृद्धि यात्रा है, नीतीश लोकप्रिय हैं ये सच है, वो मुख्यमंत्री हैं ये भी सच है, पर अभी की जो समृद्धि यात्रा है उसको अगर हम देखें तो उसके पीछे की कहानी आपको क्या समझ में आती है? रामबंधु बस जी जरा विस्तार से बताएं। जी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की यह 16वीं यात्रा है। ये अभी 2025 के चुनाव परिणाम आया, नई सरकार बनी, उसके तुरंत बाद इन्होंने एक यात्रा कर दी। तो निश्चित तौर पे ये एक मुख्यमंत्री के कामकाजों की समीक्षा करने का स्टाइल तो है ही, साथ ही साथ ये राजनीतिक तौर पे भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद आरजेडी और जन सुराज जिस तरीके से उन लोगों का प्रदर्शन हुआ, तो उन पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कहा गया था कि वो जल्द ही बिहार में दौरा करेंगे और बिहार के लोगों से रूबरू होंगे। वो लोग कहते रह गए, विचार करते रह गए, और नीतीश कुमार ने यात्रा की शुरुआत कर दी। 8 दिनों में 9 जिलों की उनकी यात्रा होगी, जो पश्चिम चंपारण बेतिया से शुरू हुई है और वैशाली में जाके समाप्त होगी। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं, ये बताता है कि वो सुपर एक्टिव सीएम हो चुके हैं। यानी कि स्वास्थ्य कारणों के कारण, उम्र के कारण, जिस कारण से इस तरह का कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जीत भी जाए तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लायक रहेंगे, नहीं रहेंगे, 25 से 30 क्या हो पाएगा, बीच में उनको मुख्यमंत्री का जो पद है वो जदयू को बीजेपी पे सौंपना पड़ेगा। इस तरह की अटकलबाजियों के बीच में ही चुनाव हुआ, एनडीए जीती और उसमें जदयू का शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो इसी के जवाब में स्वयं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में सुपर एक्टिव होकर के एक यात्रा कर रहे हैं। संगठन के तौर पे, जदयू के भविष्य के तौर पे भी जो निशांत कुमार के आगमन की चर्चा है, तो वो भी एक एनडीए के लोगों को और बिहार के लोगों को जवाब भी है, खासकर बीजेपी को एक जवाब है कि जदयू का भविष्य भी आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित है निशांत कुमार के जरिए। और 25 से 30 नीतीश कुमार के स्वास्थ्य या उनके एक्टिव रहने, शिथिल होने या न होने को लेकर के किसी तरीके का अब कोई शंका न पाले, नीतीश कुमार अब सुपर एक्टिव हो चुके हैं। और देखिए, मतलब आपने एक बड़ी बात कह दी, आपने एक बड़ी बात कह दी, और बड़ी बात क्या है कि सुपर एक्टिव सीएम साबित करने का भी एक प्रयास है, और ये बीजेपी को जवाब है। ये बात है ना, राजनीतिक मायने है ना। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम सीधे चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास, हम आपको लिए चलते हैं। और ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस जगह का वो चुनाव करते हैं वो भी अपने आप में एक मैसेज है। किसके लिए? तो वो मैसेज है बीजेपी के लिए। जो बात वो करते हैं वो मैसेज किसके लिए है? तो वो मैसेज है विरोधी पार्टियों के लिए। अब सवाल उठता है कि आपने रामबंधु बस जी, आपने ये कहा कि ये बीजेपी को पैगाम है, सुपर एक्टिव सीएम हो चुके हैं, ये किस तरह का पैगाम है? चलते हैं हम अपने दूसरे मेहमान के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी। जी हाँ, रामबंधु बस जी, ये सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि दरअसल हाँ रामबंधु बस जी, मैंने आपसे सवाल किया। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़े हैं, पीयूष पंत जी भी जुड़े हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय। पीयूष पंत जी, ये सीधा सीधा अगर राजनीतिक रूप से इसके मायने निकाले जाएं तो आपको नहीं लगता कि ये सीधा पैगाम बीजेपी को है कि मैं फिट हूं और मैं अभी सीएम बना रहूंगा?
हाँ, हाँ, पंकज जी बिल्कुल देखिए याद करिए जो है कि विधानसभा चुनाव के पहले का सिनेरियो और लगातार ये कहा जा रहा था कि जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार बीमार हैं और वो मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालने की स्थिति में हैं। वो उनके जो एक्शन है, वो जो करते हैं, वो इतने कोई कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है लगातार। और ये तमाम कया इस तरह के लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बम्पर सीटों के साथ आएगी, जेडीयू जो है लगभग जो है वो एक खत्म होने की तरफ बढ़ेगी। और खासकर प्रशांत किशोर जिस तरह से इस बात को कह रहे थे, प्रशांत किशोर को माना जाता है कि इसकी तरफ से वो बात करते हैं। तो ये तमाम इसके बीच में, हाँ भले ही जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ उसको लेकर भी बहुत से सवाल उठे हैं। और अभी तो एक रिपोर्ट भी आई है जो बता रही कम से कम 120 सीटों का खेला किया गया है। तो तमाम चीज़ों के बावजूद जैसे भी चुनाव हुए हों, लेकिन उसमें जहाँ की सरप्राइजिंगली जो है वो जेडीयू काफ़ी अच्छी खासी सीटें लेके आ गई। हालांकि बीजेपी ने जो प्रयास किए तो निश्चित रूप से उनके प्रयास जनता दल को भी जो है कि काफ़ी फायदा दे गए, लेकिन इतने देंगे कि उनका एक जो क्लेम है वो नहीं, कहीं ना कहीं पीछे पर चला जाएगा। वो कौन सा रिपोर्ट है जिसमें खेला करने की बात हुई है? मैं पीयूष पंत जी ये जानना चाहूंगा, ये कौन कौन सा रिपोर्ट है जो बीच बीच में आता रहता है? जैसे ही चुनाव हारते हैं ये खेला करने वाला रिपोर्ट आता है। मुझे लगता है इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है? ये बात जो लोग भी कहते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड क्यों नहीं कर पाता है? ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है, लोग समझना चाहते हैं। हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को ना समझते हों, पर ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। और लंबे समय तक जो इस तरह का आरोप लगाते हैं फिर चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा भी बनते हैं, तो दरअसल ये कहने के पीछे उनका तथ्य क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या है? नहीं देखिए, ये इलेक्शन फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जो है वो एक संस्था है जो महाराष्ट्र की संस्था है और उसमें बड़े बड़े लोग काफ़ी विशेषज्ञ जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और उन्होंने पूरा अध्ययन करके जो है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है कि पूरा करके और पूरी वो रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कहाँ पे क्या हुआ, कितने वोट पड़े, कितने वोट जो है कि बढ़ाए गए और किस तरह जो एसआईआर हुआ उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई उसके तहत। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें दिखाई गई हैं, किस तरह से जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहाँ पे गफलती की। तो ये तमाम चीज़ें उसमें आई है। ये मैं उसको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट आई है और 2 दिन से उसकी चर्चा हो रही है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि ये फिर क्यों नहीं होती है, इसकी वैलिडिटी क्या है, देखिए वो पूरा अध्ययन करके बताते हैं। उसकी वैलिडिटी जो एजेंसीज हैं जब उसको जो उसकी जांच करेंगी, अगर कोई बात सामने आती है या कोई उसका जो स्पष्टीकरण देंगी डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट, तो जाके वो एक स्थिति स्पष्ट होती है कि हाँ भाई ये सब कुछ नहीं, ये शगुफा है और इसको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का है, कोर्ट में भी जो स्थिति बड़ी अजीब चल रही है कि हमको दिखाई देता है कि कहीं भी जो है चीज़ों को या तो इतना लंबा खींच दिया जाता है कि वो उसका जस्टिस मिलना बड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है, या फिर जो है कि वहाँ पे भी जो है इस तरह का कह दिया जाता है कि आप उस पर भरोसा करिए उस सूचना पे जिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं या जिसके उदाहरण लगातार पेश किए जा रहे हैं। तो ये मैंने इससे चर्चा करी कि उस रिपोर्ट की कि वो रिपोर्ट जो है लगातार ये उसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में ये जानकारी दी है। कितना सही है कितना गलत ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये तो बात सही है कि चुनाव लगातार अभी हमने देखिए जो चुनाव हुए कल जो चुनाव हुए वोटिंग हुई महाराष्ट्र में जो लोकल निकायों के लिए, जो स्थानीय निकायों के लिए, वहाँ भी तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो अब ये एक तो बात सही है कि देखिए अब एक इस तरह का लगने लगा है कि चुनाव की वो निष्पक्षता जो है कहीं या वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग की जो स्थिति बन रही है वो उसमें जिस तरह से चुनाव के आप जो है कि वो कोई संज्ञान नहीं लेता है, उसमें जो डेडलाइन होती है या जो उसके जो एक उसका वायलेशन होता है, ठीक तो ठीक है तमाम सर। उस तरीके से ये बातें इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि उसमें ये लगता है कि नीतीश कुमार को जो बम्पर सीटें मिली उससे वो कम से कम जो है वो
भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्लान था, जिसको कहिए कि इस बार सरकार मुख्यमंत्री उनका होगा, वो फेल होता हुआ दिखाई दिया। और ये यात्रा जो है उसी बात को जो है, ताकि भविष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को और कमजोर करने की स्थिति में ना बने, या ये न कहे कि मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि वो कुछ कर सकें। वो यात्रा पे निकले हैं और अपने तमाम उन्होंने योजनाओं की घोषणा करी है, एलोकेशन किया है 50,000 करोड़ का, और इस तरह से वो एक ग्राउंड लेवल से जो जो जो, जो स्थितियां हैं उनको समझने की ठीक कोशिश करना, और वो ठीक करते ठीक रहते हैं उसको। ठीक है। तो वो अपने को एसर्ट करने की बात है कि नहीं, मैं फिट हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं और बना रहूंगा। चलिए बने रहेंगे। डॉक्टर संजय, ये जवाब सीधा सीधी बीजेपी को है, मान लिया जाए, क्योंकि विपक्ष तो कहीं दिख नहीं रहा। आरजेडी 25 सीट पर है, ये जवाब किसको है? और ठीक चुनाव के बाद यात्रा निकालने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नहीं, यात्रा निकालने का सीधे मकसद है कि जो उनके पार्टनर्स हैं, अलायंस के पार्टनर हैं, उनको मैसेज देना कि बिल्कुल मैं फिट एंड फाइन हूं, जो आपके क्लिपिंग्स में भी चल रहे हैं। अब वो कितने फिट एंड फाइन हैं, वो तो जो लोग उनके अगल बगल में रहते होंगे वो देखते होंगे, या कभी तस्वीरें जो आ जाती हैं सार्वजनिक जगहों की, उससे कुछ अनुमान लगाया जाता है उनके फिटनेस को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन हाँ, होता क्या है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अभी कह रहे थे ना राम बंधु जी की सुपर एक्टिव हैं, ओवर एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं। अब जो हैं भाई एक्टिव तो हैं, और एक्टिव तो इतने हैं कि वो रोज सुबह में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, उनके साथ पूरा उनका जो अमला है वो भी निकल जाता है, और वो सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं। वहां पर तो सवाल ठहर जाते हैं कि क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई बात की जा सकती है। अब बिल्कुल जो आज से यात्रा शुरू हुई है, 24 जनवरी को शायद वैशाली में समाप्त हो रही है, तो वहां पर भी 136 योजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे। शायद 126-36 योजनाएं हैं जिनका कि आज वो उद्घाटन करेंगे, जो ऑलरेडी वो चल रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी का फिजिकल प्रेजेंस, राजनीति को छोड़ दीजिए कि राजनीति में इससे अलायंस पार्टनर को क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि ठीक आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत अब मजबूत नहीं है, इसलिए विपक्ष को इनको संदेश नहीं देना है। लेकिन इन यात्राओं के माध्यम से नीतीश कुमार, इसका नाम क्या दिया, समृद्धि यात्रा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जो 7 निश्चय पार्ट 3 में इन्होंने जो किया है, उसी की संभावना की एक कड़ी है, जिसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं जिला वाइज, और कहां कैसे अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सकता है, जो चीजें बन के तैयार हैं उसमें कहां क्या गुंजाइश है, जिसमें और लोगों को जोड़ा जा सके, एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। चूंकि 50 लाख करोड़ की बात इन्होंने की है कि उसका हम निवेश करेंगे, जिस राज्य का बजट ही 3,17,000 करोड़ हो, उसमें 50 लाख करोड़ का निवेश की बात 5 साल में नीतीश कुमार कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा एक इन्होंने लकीर खींची है। और यात्रा में जब ये जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर उनका जिला में फिजिकल प्रेजेंस होता है तो वहां इनकी नीतियां आकार ले रही हैं कि नहीं, इनके अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं कि नहीं, और जनता की जो वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो क्या है, वो नीतीश कुमार के प्रति उनकी आवाजें जो हैं वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसको भी मुख्यमंत्री सेंस करते होंगे, या जो इनके इर्द गिर्द लोग रहते होंगे वो भी सेंस करते होंगे। तो यात्रा जो इनका ये पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 3, उसकी कड़ी है कि इसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोजगार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उपस्थित कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट, कैसे उस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, ताकि हम इस फेज में अपने को समृद्ध बिहार का नायक कर सकें। विकास पुरुष की बात तो इनकी होते रहती है कि आप विकास के ये पर्याय हैं, इन्होंने बदला है बिहार को, ये बदलाव के बाग है। लेकिन जब बात होती है पलायन पर, जब बात होती है रोजगार पर, तो जाकर के वहां पर ठहर जाता है बिहार। नहीं ठहर जाता है, वो सारी बात ठीक है डॉक्टर संजय, लेकिन देखिए नीतीश कुमार का समय भी ऐसा साथ देता है और उसकी वजह से परिणाम भी ऐसा साथ देता है कि नीतीश कुमार बार बार ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है। अब जरा देखिए,
कहा जा रहा था नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, नीतीश खत्म होंगे पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, आरजेडी का फ्यूचर है, इस तरह की बात कही जा रही थी। अब देखिए चुनाव का परिणाम आ गया। तेजस्वी लंबे समय के बाद पटना वापस आए। पटना वापस आए भी तो रोहिणी आचार्य का तंज खत्म नहीं हो रहा है। आज उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जिस तरह की बातें लिखी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आरजेडी अपने पारिवारिक तनाव से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। भले वो नीतीश कुमार को क्या काउंटर करेगी, और नीतीश कुमार और उनके लोगों को भी, उनके रणनीतिकारों को भी ये सच तो पता होगा ही संतोष जी। ऐसे में फिर सवाल वही उठ खड़ा होता है, विपक्ष धाराशायी है, विपक्ष टूटने को तैयार है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है, विपक्ष अंतरकलह से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के एमएलए उसके साथ नहीं, आरजेडी के एमएलए साथ हैं भी तो परिवार में तनाव है, एक बहन कुछ और राय रखती हैं, भाई के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लेकर के लगातार आक्रामक है। और बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो नीतीश कुमार का विकल्प हो। ऐसे में ये जो मांग उठती भी है, जहां से भी उठे, जिस क्वार्टर से भी उठे, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा से सीधे तौर पर एक मैसेज सबको दे रहे हैं, एनडीए के भीतर भी दे रहे हैं और अपने विरोधियों को भी दे रहे हैं कि देख लो भाई, इस स्थिति में भी मेरा कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम ज्यादा फिट हो तो तुमसे ज्यादा यात्रा मैं करता हूं, तुम अगर ज्यादा जवान हो तो तुमसे पहले योजना बनाकर सड़क पर मैं उतर जाता हूं, तुम कहते हो मैं 25 से नीचे सिमट जाऊंगा, 84 सीट मैं लाता हूं, तुम कहते हो कि मैं अब स्वस्थ नहीं हूं, पर देखो मैं इतने किलोमीटर की यात्रा करने निकल बैठा हूं। तो सवाल यह है कि मैं अभी तक निष्कलंक हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, मेरे ऊपर कोई उस तरह की बात नहीं है, और आज भी मैं इस उम्र में कड़ाके की ठंड में बिहार के लोगों के लिए सोच रहा हूं, इसलिए मेरा कोई विकल्प नहीं है बिहार के पास, मुझे छेड़ो मत। संतोष कुमार जी। निश्चित तौर पर बिहार में अभी नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, और सही कहा जाता है कि विश्व पितामह को जिस प्रकार से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, नीतीश जी को इच्छा मुख्यमंत्री का वरदान है। वो जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, अपनी इच्छा से ही वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता है, जब तक वो चाहेंगे रहेंगे। और स्वास्थ्य की बात है, तेजस्वी यादव अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कभी पद यात्रा कर पाएंगे। नीतीश जी आज 70 साल की उम्र में जितना यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अभी तक उतनी यात्रा नहीं की होगी कभी। गर्मी में उन्हें गर्मी ही लगती है, ठंडा में ठंडक ही लगती है, और कहीं मुझे लगता है कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन तो तेजस्वी यादव ने कभी किया ही नहीं होगा। यात्रा तो दूर की बात है, कार्यकर्ताओं से मिलने जाते हैं तो एक जगह बैठ गए, यात्रा में गए, भाषण दे दिया, लेकिन संघर्ष उन्होंने कभी नहीं किया। और नीतीश जी का देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी वो अभी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसे संघर्ष ही कहा जाएगा ना। या इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद, 200 सीट जीतने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री डेली सुबह सुबह इस कड़ाके की ठंड में या गर्मी के दोपहरी में डेली प्रतिदिन निकलता हो, पूरे जिला की यात्रा करता हो। ऐसा किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है कि कोई करते होंगे इस तरह का, जितना नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी शुरू से करते रहे हैं लगातार। जब 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री, तो 5 से पहले उन्होंने नया यात्रा निकाली थी। 2005 में मार्च में जब उनकी सरकार नहीं बनने दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, तो नया यात्रा निकाली थी 5 में। उसके बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाला था, और लगातार लगभग कमोबेश मुझे लगता है कि हर साल, शायद ही कोई साल बीच होता होगा, लगातार वो यात्रा करते ही रहते हैं। ठंड के दिनों में जिलों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। हालांकि अब लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला कम हो गया है, क्योंकि उम्र का प्रभाव है, मीडिया में कुछ आ जाती है बातें, सार्वजनिक हो जाती है उम्र के प्रभाव के कारण कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ है। इसलिए अब ना तो मीडिया में उनकी बातें आती है, मीडिया को भी हटा दिया गया है, और सार्वजनिक आम लोगों से मिलने से भी दूर कर दिया गया है अब। और अब दौरा भी कर रहे हैं जिला में, तो अधिकारियों की मीटिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, समीक्षा करेंगे। पहले मुख्यमंत्री अब जब जाते थे तो जिलों में लोगों से मिलते थे, किसी स्कूल में चले जाते थे, किसी गांव में चले जाते थे, किसी आम लोगों से कहीं रुक करके, गाड़ी रोक करके मिल लेते थे, किसी प्रखंड में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, और
गांव में जनता दरबार लगाते थे, गांव में सुबह सुबह लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। तो नीतीश कुमार ये शुरुआती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुझे लगता है 5 से 15 तक ये रहा। अब धीरे धीरे नीतीश कुमार अपने आवास पे भी प्रति सोमवार को जनता दरबार लगाते थे, वह भी अब बंद हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार एक मैसेज दे रहे हैं कि आज भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरे जोश खरोश से, कोई युवा जितना काम नहीं कर सकता है उससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह निकल रहे हैं, प्रतिदिन कभी भी किसी पार्क में जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं लगातार। हालांकि आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। ठीक है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, वो सच बात है। पर रामबंधु बस जी एक तरफ वो मीटिंग कर रहे हैं, एक तरफ वो ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल रहे हैं और डेवलपमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने का बैकडोर प्रयास भी जोरदार जारी है। अभी देखिए पोस्टर लगा है बड़े भैया निशांत का, इंजीनियर निशांत कुमार जी, श्री आरसीपी सिंह, जेडीयू परिवार में वरिष्ठ नेता माननीय श्री आरसीपी सिंह जी, और बड़े भैया निशांत कुमार जी का स्वागत है। इस तरह के पोस्टर से अब पोस्टर को लगाया जा रहा पार्टी ऑफिस में, दफ्तर में। मतलब नीतीश को लोग जो राइट ऑफ कर रहे थे, जो कह रहे थे कि अब नीतीश ये चुनाव तक, उसके बाद नहीं, अब वही नीतीश बीजेपी जैसी पार्टी को, माइटी पार्टी को एनडीए में रहकर भी चुनौती दे रहे हैं, संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, और जो चाहते हैं वो करवा ले रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है राम बंदोबस्त? वो खुद फैसले ले रहे हैं अगर वो फिट नहीं है तो, या उनका दिमाग कौन है? आजकल आरसीपी सिंह भी साथ तो है नहीं, तो ये कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, किसकी सोच है, यही तो समझना चाहती है जनता। जी, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव की खबरें आती हैं, आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की खबरें आई, कई तरह का जो वीडियो है वायरल भी होता है। इसी दरमियान जब टिकट बंटवारे की बात आती है, जब चुनाव प्रचार का जो दौर है, अभी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी जब बहुत, आप सबको याद होगा कि जब 2-4 दिनों के लिए तेज बारिश हुई थी, उस समय न तो प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो या बीजेपी का कोई नेता हो, उन लोगों की यात्राएं रुक चुकी थी और नीतीश कुमार की यात्राएं सड़क मार्ग से जारी थी। और चुनाव प्रचार के, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 1000 किलोमीटर वो तो सड़क मार्ग से उनकी यात्रा थी। तो नीतीश कुमार कभी-कभी सुपर एक्टिव हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार के पीछे, नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय तो उनका ही होता है, उनके इर्द गिर्द के जो नेता होते हैं उन लोगों से राय मशवरा तो होता है, लेकिन निर्णय के पीछे नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही हैं। और नीतीश कुमार पे जो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से जो कहा जाता था कि स्वास्थ्य कारणों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार का उम्र भी तो है, इतना तो तय है कि वो राजनीति में अगर 25 से 30 अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने भी रह गए तो भी वो अपनी राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए उत्तराधिकारी तय करना तो लाजमी ही है। ये वही वक्त है जब सत्ता और राजनीति की अंतिम पारी में नीतीश कुमार हैं, तो उत्तराधिकारी तो तय करेंगे ही करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो स्वतः स्फूर्त हैं और खुद ही उनका निर्णय है कि वो अपना उत्तराधिकारी तय करें। अब उत्तराधिकारी किसे तय करें? निशांत कुमार को अगर छोड़ भी दें तो पार्टी के किसी दूसरे नेताओं को करें या किसे करें? तो पिछले 1.5-2 सालों से जब से खबर आई कि नीतीश कुमार के तबियत में उतार चढ़ाव हुआ है, बिहार की जो पटेल राजनीति है उसमें एक बदलाव आया। आप नालंदा और मगध के जो कई तरह के जो पटेल या कुर्मी समाज का जो संगठन है, संगठन के लोग नीतीश कुमार से मिलते थे और बताते थे कि उनको अपने नेता के रूप में, यानी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वजातीय नेता ही चाहिए। यानी कि कभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बोलते थे ये मेरे बाद ये संभाल लेंगे, कभी सम्राट चौधरी को बोलते थे, कभी किसी को बोलते थे। तो पटेल समाज की ओर से एक स्पष्ट मैसेज नीतीश कुमार को दिया गया कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें केवल स्वजातीय नेता ही पसंद है और उनका पसंदीदा नेता निशांत कुमार है। इस तरीके का एक जो दबाव है वो खासकर नालंदा और मगध के कुर्मी समाज या वो स्थानीय संगठनों के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी
एक उनके लिए भी एक स्पेस मिला, क्योंकि जो वो वंशवाद की राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे, तो उनके लिए भी एक स्पेस मिला। और अब नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं। तो जैसे ही निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, जदयू का भविष्य अगर सुरक्षित है, तो समझ लीजिए कि कई तरीके की तर्क और वितर्कों का जवाब जो कि बीजेपी की ओर से प्राय उठता था, उस सबों का जवाब यह है कि जदयू का भविष्य सुरक्षित है। अब रह गई बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की, तो वो जो उनका जो जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, वो भी एक अपने आप में जवाबी है। ठीक है, तो जवाब है, लेकिन बात अगर चुनौतियों की होगी, संतोष जी, चुनौतियों की बात होगी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो नीतीश कुमार के सामने जो चुनौती है वो पार्टी के भीतर नहीं है। नीतीश कुमार के जो सामने चुनौती है वो परिवार के भीतर नहीं है। नीतीश कुमार के सामने चुनौती है भी तो वो बीजेपी के साथ है। एनडीए के भीतर चुनौती मान सकता हूं, और जिसको नीतीश कुमार बखूबी खत्म करना जानते हैं, निपटना जानते हैं। लेकिन हम तेजस्वी यादव को देखते हैं, तेजस्वी 4 कदम आगे चलते हैं तो उनके सामने परिवार के भीतर भी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, उनके गठबंधन में भी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, वो किसके साथ अलायंस करेंगे नहीं करेंगे वो भी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। वो करना A to Z चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के भीतर के लोग कह देते हैं कि 56 यादव को टिकट क्यों दे दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पप्पू यादव के शब्द हैं। तो तेजस्वी चुनौतियों से घिरे हुए, ठीक है, तेजस्वी यादव में हो सकता है उस तरह से संघर्ष करने की क्षमता नहीं हो जैसा नीतीश कुमार में, क्योंकि सेकेंड जनरेशन के लीडर है, उनको इतना बड़ा नेतृत्व तो उनको पिता से विरासत में मिली है। पर तेजस्वी यादव ने भी 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उस बात से कौन इनकार कर सकता है। पर अगर चुनौतियों के लिहाज से हम बात करें तो तेजस्वी चारों तरफ से घिरे दिखते हैं। नीतीश कुमार शुरुआत में ही चुनौती भांप लेते हैं और उसको साइड करना जानते हैं, एक योजना के तहत साइड करना जानते हैं। आप देखिए, उनको पता था बीजेपी चुनौती पेश करेगी, इस परिस्थिति में भी कैसे निपटना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या तैयारी करेंगे इसको लेकर के अंतिम तक सस्पेंस बना रहता था। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, किस तरह का अलायंस होगा, कहां सीट देंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। कांग्रेस को पसंद नहीं है पर इन्होंने डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये तरह तरह की भ्रांतियां, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह की भ्रांतियां पालना नहीं जानते। क्या पॉलिटिकल इमैच्योरिटी वजह है या ये वजह है जैसा कि कल आपने कहा था कि अब आरजेडी लालू प्रसाद की नहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी है, वहीं जेडीयू पूरे तरीके से अभी भी नीतीश कुमार की है, किसी और की नहीं? प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों 77 आंदोलन के नेता हैं और दोनों 24 घंटे और 365 दिन राजनीति करते रहे। वहीं तेजस्वी यादव सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं, समय के साथ जब चुनाव आता है तो एक्टिव होते हैं। वो 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो डेली राजनीति में एक्टिव नहीं रहते हैं। वो बस चुनाव आया तो एक्टिव हो गए, विधानसभा सत्र चला तो 2 दिन एक्टिव हो गए, फिर गायब हो गए, कोई घटना घटी तो ट्वीट कर दिए। तो तेजस्वी यादव मतलब उनका राजनीति में देखा जाए तो बहुत ज्यादा वो राजनीति में एक्टिव नहीं है आज तक। पिछले अब राजनीति में आए हुए उन्हें 10 साल से ज्यादा हो गया। शहाबुद्दीन ने एक बात कही थी नीतीश कुमार के बारे में कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने शहाबुद्दीन के बारे नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए। 15 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना तो डिप्टी सीएम बन गए, परिस्थिति वैसी हुई कि बन गए, अपना तो उनका कुछ नहीं लगा उसमें। 20 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर कैंडिडेट दे दिए नीतीश जी को हराने के लिए, तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए। फिर एक बार डिप्टी सीएम बन गए। इस बार एनडीए एकजुट हो गया तो चारों खाने चित हो गए। खुद जीतना मुश्किल हो गया, खुद किसी प्रकार से हारते हारते जीते हैं। मतलब अगर एनडीए का रहता तो राघोपुर से भी वो चुनाव हार जाते। तो स्थिति ये है, और A to Z की वो बात करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। A to Z का तो काम नहीं किया। जो लालू प्रसाद ने विरासत बनाई थी, दिया था, उसे भी वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। न तो परिवार को संभाल पा रहे हैं, न पार्टी को संभाल पा रहे हैं।
अनुभवहीनता कहिए या गलत लोगों का संगत कहिए, चापलूसों से घिरना कहिए, एक प्रकार से वो चापलूसों से घिर गए हैं। आप भी और वही नीतीश जी की बात है, संतोष जी माफ करिएगा, आप भी वही बोल रहे हैं जो रोहिणी बोल रही हैं, जो रोहिणी ट्वीट कर रही हैं, आप भी वही बोल रहे नहीं हैं। मैं आप देखिए, मैं एक बात बता दूं, नीतीश जी का है, नीतीश जी आज भी कुछ लोग हैं जिनसे केवल पूछते हैं कि निगेटिव क्या चीज है ये बताइए, और 5 में जब बने थे तो 5 से लगभग 15 तक नीतीश जी प्रतिदिन मीडिया के बंधुओं से पूछते थे कि नहीं पॉजिटिव हमको नहीं बताइए, पॉजिटिव तो सब बताता ही है, निगेटिव क्या है ये बताइए, खामियां क्या है ये, हमको गाली कौन देता है ये बताइए, क्या बेहतर करना है ये बताइए। और निगेटिव चीज नीतीश जी बहुत ज्यादा निगेटिव बात सुनते थे और कुछ नहीं बोलते थे। और आज भी अब बहुत ज्यादा मीडिया से उनकी नजदीकियां नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं उनके, जो 4 लोग हैं जो उनके वहां रहते हैं, जैसे संजय गांधी हो गए और एक जवाहर हैं, तो ये लोग 3-4 लोग हैं, तो उन लोगों से पूछते हैं कि निगेटिव क्या बोलता है लोग, और सुनते हैं। तेजस्वी यादव में ये क्षमता नहीं है, वो निगेटिव नहीं सुनते, वो केवल प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि संजय यादव ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री बनना तय है, जो शपथ ग्रहण में नीतीश जी को बुलाएंगे कि नहीं, तो संजय यादव बहुत अच्छे हो गए। और शिवानंद तिवारी ने कह दिया, आलोचना कर दिया ये टीवी9 के कॉन्क्लेव में ये सवाल था। जी, टीवी9 के कॉन्क्लेव में, सही बात आपने कहा। मैं था वहां पे, ने पे, मजाक बनाया था इस बात का, पटना की बात है को हाँ पटना में ही हुई थी, पूरे बिहार में आम चर्चा थी, ये कैसा बेवकूफ आदमी है, पहले ही बता रहा है तो डुबा देगा, और सच्चाई वही हुआ। रोहिणी आचार्य ने ही सही बात कही, आप रोहिणी आचार्य की बात कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने भी कड़वी बात कही, सच्चाई रखी, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव ने सच्चाई रखी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो निंदा करने वाले को तेजस्वी यादव अलग करते जा रहे हैं, तो उनका पतन होते जा रहा है। और आप देखिए ना, ओवैसी जी की बात भी आपके चैनल में हुई थी, ओवैसी जी को लाख प्रयास के बाद ओवैसी जी को नहीं लिया गया। अगर ओवैसी जी को लिए रहते तो आज तो 25 सीट और गेन रहता, आरजेडी 25 की जगह 40 से 50 सीट तो निश्चित रहती, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि संजय यादव ने कहा कि नहीं ओवैसी को क्यों लेना है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सभी छोटे छोटे दलों को जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप आज 205 सीट 202 सीट जीते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने लिया, चिराग पासवान को भी लिया, मांझी जी को भी लिया, भाजपा सब लोग मिलकर लड़े, तब इतनी सीटें आई। और आज नीतीश जी चिराग पासवान को अलग कर देते तो फिर वही हाल होता, फिर हो सकता है तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाते। तो जी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की बात कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, पर डॉक्टर संजय यही बात है ना, अगर आप नीतीश के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देखें, नीतीश कुमार इतने मंजे हुए राजनीतिक, संतोष जी ने कहा वो अपने क्रिटिसिज्म को सुनना चाहते हैं, और एक सच ये भी है कि हमने कभी भी उनके भुंजा पार्टी में परमानेंट मेंबर नहीं देखा है। पता चलता आजकल ये हैं फिर निकल गए, जैसे होता ना, कभी आरसीपी सिंह सबसे क्लोज थे, पार्टी से बाहर निकल गए, शरद यादव क्लोज थे, पार्टी से बाहर निकल गए, कभी ललन बाबू भी पार्टी से बाहर निकले, कभी संजय झा क्लोज थे, आरजेडी के साथ आए तो कुछ और लोग, उसमें ललन बाबू भी थे, विजेंद्र यादव भी थे, विजेंद्र यादव जी, ललन बाबू, सब लोग माना जाता था वो करीब थे। तो नीतीश कुमार एक दूसरे के पीछे लोगों को रखना जानते हैं और राइट फीडबैक लेना जानते हैं। पर यहाँ देखिए, लड़ाई अंदर खाने क्या है, अगर आप आरजेडी की बात करें, अंदर खाने क्या है कि बहन जिनके बारे में, जिनको एक आदर्श बेटी के रूप में देखा जाता है, वो बार बार यही तो लिख रही हैं कि तुम किससे घिरे हुए हो, ऑनेस्ट फीडबैक लो, इंट्रोस्पेक्शन करो। इस तरह की बात कोई और नहीं बल्कि एक बहन कहने की हिम्मत कर रही है। लेकिन जो पार्टी के सर्वोपरि नेता हैं आज के टाइम में, उनको ये बात पसंद नहीं है, और शायद यही वजह है कि वो अपने ग्रुप पे पूरा भरोसा करते हैं, उसमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी बात मैं जो आपसे कहना चाहूंगा, चुनाव के दरमियान आपने नोटिस किया होगा, तेजस्वी यादव, क्योंकि संतोष जी ने यह बात उठाई, सीजनल पॉलिटिशियन, ये चीज राहुल गांधी पे भी आरोप लगता है कि सीजनल पॉलिटिशियन है, भाई बीच बीच में कहाँ छुट्टी पे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता।
उनके बारे में भी ये कहा जाता है जैसे वो टी शर्ट पहन के पॉलिटिक्स करते हैं। इस बार आपने देखा होगा तेजस्वी यादव भी टी शर्ट पहन करके मैदान में उतर रहे थे और चर्चा हम लोग जब कवर कर रहे थे तो बहुत लोग उनके प्रशंसक हों या विरोधी हों अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय? जी, पहले तो मैं दो चीजों को इफ आई एम राइट करेक्ट कर देता हूं। जेडीयू को 85 सीटें मिली है, अब बराबर 84 घटा के उनका बोल नहीं 85, हाँ 85, यस 85 सीटें। हाँ। और नीतीश कुमार की उम्र 70 वर्ष नहीं है, 74 वर्ष हो गई है। जी हाँ। 74 वर्ष के व्यक्ति अगर ओवर एक्टिव हैं, घूम रहे हैं, सुपर एक्टिव हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को लेकर के सक्रिय हैं, सजग हैं, अलर्ट हैं। और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमेशा वो संतुलन बना के रखते हैं। संतुलन इसलिए बना करके रखते हैं कि अगर कहीं वो गड़बड़ हुए तो इनको हम साध लेंगे। तो हमेशा, और ये होना भी चाहिए राजनीति में, ठीक है, तेजस्वी अगर उतने मैच्योर्ड नहीं है तो मैच्योर्ड होना पड़ेगा, और खास करके परिवार के लोगों की बात तो इनको सुननी होगी। रोहिणी को कोई ये पद देंगे नहीं देंगे, लेकिन रोहिणी इतनी हिम्मत तो दिखा ही रही है ना कि सच को सच बोलने का साहस कर रही है कि आप न फीडबैक लेते हैं, न आप जमीन पर काम करते हैं, न लोगों से मिलते हैं, और फिर कुछ लोग जो आपके सलाहकार मंडली में हैं वो कुछ बता देते हैं और उसी के अनुसार आप एक्ट कर लेते हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार के साथ लड़ना और एनडीए के साथ लड़ना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। हम तो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की राजनीति को बहुत करीब से, कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई उनका जो दो हाथ है उसमें बायां हाथ क्या करेगा उस दाहिना हाथ को नहीं पता है, और दाहिना हाथ क्या करेगा वो बाएं हाथ को नहीं पता है। और ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जितने देर के लिए भी फिट एंड फाइन होते हैं वो राजनीति को इस तरह से घुमा देते हैं कि वो 360 डिग्री पर वो घूम जाता है। तो नीतीश कुमार का निर्णय, नीतीश कुमार का संतुलन, और नीतीश कुमार को कब किनको कॉर्नर करना है, किनको फ्रंट पर लानी है, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। और यही कारण है कि 20 वर्षों से सब कुछ के बाद भी लोग कहते हैं ना कि बिहार में जाति ही सच है। अगर जाति सच है तो फिर जो कुर्मी समाज है उसके कितने वोट हैं जो पटेल कहे जा रहे हैं, और नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं। अगर जाति सच होती और जाति की संख्या से ही बिहार का राजनीति का निर्णय होता तब तो नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहते। लेकिन नीतीश कुमार ने संतुलन भी बनाया, साधा भी, और कब कहां गर्म हथौड़े पर लोहा चलानी है इसकी भी समझ नीतीश कुमार को है। इसलिए नीतीश कुमार से लड़ने के लिए जो तेजस्वी जी से संबंधित आपने सवाल किया, अब आज सुबह सुबह उनके दो बड़े करीबी लोगों का फोन मुझे भी आया, मैंने भी उनको सुना। अभी भी वो उसी पर अड़े हुए हैं कि भाई लगता है कि कुछ गड़बड़ी करके इन लोगों ने हमें चुनाव हरा दिया, उनको जिता दिया। अरे हार गए जीत गए वो ठीक है, अलग पार्ट है। अभी आपकी रणनीति क्या है? अभी भी आप वहीं ठहरे हुए हैं। तो बिल्कुल कोई व्यक्ति 24 घंटा राजनीति करता हो, कोई व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता हो, दोनों में तो अंतर होगा। हाँ, लालू प्रसाद जी को मैं मानता हूं, आज भी मैं मानता हूं कि जिस तरह से वो सीजन्ड है, लोगों के साथ उनका, मुझे जो जानकारी है कि जब भी लालू प्रसाद जी सत्ता के केंद्र में हुआ करते थे तो उनके दरवाजे 24 घंटा खुला रहते थे। कोई भी आकर के उनसे मिल सकता था, बात कर सकता था, पार्टी का फीडबैक दे सकता था। पार्टी का फीडबैक उनके द्वारा जैसे कि लोगों तक पहुंचाया जाता था कि लालू प्रसाद जी क्या चाहते हैं। तेजस्वी जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही रिजर्व रहते हैं, वो कुछ खास लोग ही उनसे मिल पाते हैं, कुछ खास लोगों से ही बात होती है, और पार्टी के सार्वजनिक मंच पर जब वो आते हैं वहां तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है सलाह देने की। ठीक है, पर अगर हम इस तरीके से देखें तो चुनौतियों में भी तो एक बड़ा फर्क है ना पीयूष पंत जी। नीतीश कुमार के सामने जो भी चुनौती है वो बाहरी चुनौती है, बाहरी चुनौतियों से निपटना आसान होता है। तेजस्वी यादव के सामने अंदरूनी चुनौती भी है, परिवार से लड़ना आसान नहीं होता है। जब परिवार में बहुत सारे लोग एम्बिशियस हों
तो उनके एम्बिशन को दरकिनार करना भी आसान नहीं होता। ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता होगा उनके सामने, जैसा कि मैं समझता हूं। दूसरी बड़ी बात, एक सीनियरिटी भी मैटर करता, उम्र भी मैटर करता। आप देखिए, जिस पार्टी में शिवानंद तिवारी हूं, जिन्होंने तेजस्वी यादव को अपने गोद में खिलाया है, अब शिवानंद तिवारी इस तरह की बात करें, लिखें, उनसे कैसे निपटें तेजस्वी यादव, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इस चुनौती से निपटना उनके लिए हमेशा चैलेंज होता है। हमने बड़े बड़े सीजन पॉलिटिशियन को देखा है, जब वो जीतते हैं तो बड़ी तारीफ होती है, और जब हारते हैं तो उनके साथ के लोग भी उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बोलने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को अगर विरासत में राजनीति मिली है, तो विरासत में बहुत सारी चुनौतियां भी मिली हैं? कई सारी बहनें, पॉलिटिकल एम्बिशन, भाई, पॉलिटिकल एम्बिशन, सबको संतुलित करके पार्टी को कैसे चलाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से चुनौती तो है ही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है कि सबसे बड़ी जो विरासत उनको मिली है, वो विरासत जो बड़ी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विरासत रही है, जो लालू प्रसाद यादव का जो बिहार की राजनीति में जो उनका एक कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशन है या हस्तक्षेप है, और जिस तरह से उन्होंने जो है अपने जो है कि राजनीति को समझा और 24 घंटे वो राजनीति करी और वो जनमानस से जुड़े रहे, क्योंकि वो जनता से जुड़े रहे, तो वो इतनी बड़ी विरासत को संभालना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लालू को भी ये लगा कि तेज प्रताप की तुलना में जो है तेजस्वी एक बेहतर उनके सक्सेसर हो सकते हैं, और उसके कुछ चीज़ें तो जो है कुछ गुण आप कह लीजिए ये तेजस्वी ने शुरुआत में दिखाए भी थे, कि एक समझदारी की राजनीति को समझना और किस तरह से लोगों से मिलना, अपने जो है कि वरिष्ठ हैं जो पार्टी में उनको भी साथ लेके उनका सम्मान करना। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात लगातार कही जा रही है, उनके परिवार से भी आ रही है, रोहिणी भी जिसकी तरफ लगातार इशारा करती रही है। देखिए, आप जब भी जो है अपने दोस्तों को, अगर अपने दोस्तों को अपने इर्द गिर्द रख लेंगे और वो आपके एडवाइज़र बन जाएंगे, आपके जो क्रिकेट करियर जो था आपका, वो उसके जो जुड़े दोस्त थे, अगर वो भी राजनीति में आपके करीबी हो जाएं और आपके सलाहकार बन जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जो है कि कमजोर होना और दिग्भ्रमित होना लाजमी है। चलिए, हमने राजीव गांधी के साथ भी ये बात देखी थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चुनौतियां हैं, लेकिन वही मुझे लगता है कि तेजस्वी में संभावनाएं हैं। तेजस्वी थोड़ा सा जो है, मुझे लगता है संभावनाएं हैं। चलिए, अभी उम्र है, अभी बहुत लंबा समय है, बहुत कुछ सीखेंगे भी, हर व्यक्ति सीखता है। पर एक सवाल है राम बंदोबस्त जी, बस एक लाइन का आंसर चाहूंगा। जिस तरीके से नीतीश की यात्रा निकल रही है, अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चुनौती पेश कर सकता है? ये जो चर्चाएं बहुत उठी थी, उस पर पूरे तरीके से विराम लगा देना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को लेकर के चुनौती कहां से आई है? सिर्फ बीजेपी की ओर से आई है। निशांत कुमार आ जाएंगे, जैसे ही जदयू में आए, चाहे जिस पद पे आए, वैसे ही वो मुख्यमंत्री की चुनौती अब उनको मिलना बंद हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि उनके स्वास्थ्य में कुछ बहुत बड़ा उलट पुलट होता भी है, तो फिर और इधर जो विधायकों का जो कांग्रेस हो और दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं, उनका तोड़फोड़ होता है, जदयू और अगर बीजेपी से नंबर आगे कर लेती है और निशांत कुमार आ जाते हैं, तो चुनौती नहीं मिलेगी। चलिए, ठीक है। मैं यही सवाल एक लाइन का जवाब चाहूंगा डॉक्टर संजय से। आपको लग रहा है कि करारा जवाब दे रहे हैं बीजेपी को, करारा जवाब दे रहे हैं, और हर फ्रंट पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? यात्रा की राजनीति से बीजेपी को जवाब, संगठन में निशांत को ला करके भी बीजेपी और आरजेडी को जवाब, मतलब सीधा जवाब, हम फिट हैं, हिट हैं, और पार्टी भी मेरी मजबूत है। हिट तो है ही ना। आज बेतिया में सारे मंत्रियों को लाइन में खड़ा करवा दिया नीतीश कुमार, लाइन में खड़ा हुई है, और सारे मंत्री जो थे वो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह लाइन में खड़े हो गए। तो हिट भी हैं और फिट भी हैं, और बीजेपी को तो करारा जवाब दे ही रहे हैं कि बिहार में हमारी ताकत है, हम सक्षम हैं, और राजनीति में हम कोई स्पेस नहीं देने जा रहे हैं। वो अमित शाह जी का जो सवाल था कि टाइम बिल से, उस सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया कि अगर समय
बता रहा है तो समय यही बता रहा है कि फिर आगे का 5 साल नीतीश कुमार के नाम ही होगा। और अभी तो बेतिया में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेकर के चनपटिया की चीनी मिल की बात करके आए हैं, ताकि लोगों के केंद्र में नीतीश कुमार रहे, विकास के पर्याय नीतीश कुमार बने रहे, और अब समृद्धि के पर्याय नीतीश कुमार बनने के लिए अपने को घोषित कर दिया। चलिए, समय की सीमा पूरी हो गई है। डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था संतोष जी। मैं कुछ और सवाल आपसे लेता, लेकिन समय की सीमा पूरी हो चुकी है। बिहार की बात में संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, पीयूष पंत जी और राम बंदोबस्त जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।